कोरोना से आक्रांत कोई हैं उनके लिए भी, आक्रांत नहीं हैं उनके लिए भी, और जो कोरोना आक्रांत है उनके परिजनों के लिए भी, और जो डेथ को प्राप्त हो गए हैं उनकी उन आत्माओं के लिए भी, और डेथ को प्राप्त हुए लोगों के परिजनों के लिए भी, सबके लिए मैं हमारा धर्म का पाठ है मंगल पाठ, वो पाठ उच्चरित कर रहा हूँ। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिद्धिओ, संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमं सन्ति दुक्करम जे करन्ति तम। संति कुंथु अरहो अरिठ्ठनेमि जिनिंद पासोये, समरन ताणम नित्यम सब्बम रोगम विघ्घम शीघ्रम पणाशेयि पणाशेयि पणाशेयि। आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु, चंदेषु निम्मल यरा आयित्येषु अह्यम पयासयरा। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्यः, मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। आराध्य को नमन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा परिवार और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से आप सभी का संवाद चिकित्सकों से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एम्स दिल्ली से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पंकज जी नाटा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत एवं परिचय के लिए मेरा निवेदन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट श्री दिलीप जी कावड़िया से। श्री दिलीप जी कावड़िया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं तेरापंथी महासभा और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम सब एक विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष सेशन के लिए
उपस्थित हैं। जो भी लोग कोविड से सफरिंग कर रहे हैं, जो भी इन्फेक्टेड है, उनके लिए दो संघर्ष, उनका जो संघर्ष है वो दो वजह से वो आगे बढ़ सकते हैं। एक तो अपने मनोबल से और एक मेडिकेशन से। जहां तक उनके विल पावर की बात है वो टोटली उन पर डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। और जहां तक मेडिकेशन की बात है, उनके लिए जानना जरूरी है कि जो वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो मेडिकेशन ले रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस वजह से वो ले रहे हैं और किस उसका उसका इफेक्ट्स क्या है, वो किस वजह से उनको दी जा रही है। तो आज हमारे साथ इस सेशन में उपस्थित हैं डॉक्टर श्री पंकज नाटा। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। श्री नाटा साहब, आप बेसिकली आपने अपनी एमबीबीएस भरतपुर नेपाल से की है और आप सरदार शहर से बिलोंग करते हैं। आपने एमबीबीएस करने के बाद अपने एमडी डिग्री आपने एम्स दिल्ली से ली है और उसके बाद आप एम्स दिल्ली में ही सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वो प्रीडोमिनेंटली लंग कैंसर में है। आपके फार्माकोविजिलेंस और नैनो मेडिसिन डेवलपमेंट में है। तो इन तीन स्पेशलाइजेशन और आपके अनुभव के आधार पे आज हमें ये जानकारी देंगे कि किस तरह से जो हम इसका रेशनल मैनेजमेंट करें, जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, इसका कैसे रेशनल मैनेजमेंट किया जाता है, इसका रिसर्च, इसका एविडेंस बेसिस क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसके बेसिस पे ड्रग्स हमें रिकमेंड की जा रही है। और इस बारे में हमसे विस्तार में चर्चा करेंगे। आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप इनसे बाद में जानकारी ले सकते हैं सेशन के बाद। तो मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर श्री पंकज नाटा से इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दिलीप जी, आपने सही कहा। किसी भी बीमारी का इलाज दवाई ही है और अगर उचित ढंग से और सही वक्त पर दवाई ली जाए तो गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। और दवाई लेने में किसी प्रकार की कोई असावधानी या गफलत हो जाती है तो हल्की सी बीमारी भी गंभीर हो सकती है। कोविड-19 के मामले में तो हमें और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो आज भी इसके इलाज और दवाइयों के संदर्भ में हमें काफी सारे कंफ्यूजन हैं। इन्हीं सबके संदर्भ में परामर्श के लिए मेरा निवेदन डॉक्टर पंकज जी नाटा से। Am I audible? क्या मुझे सुन नाउ सकते यू हैं? आर ऑडिबल। यस एंड मेरी स्क्रीन आ गई है मैम? स्क्रीन, हाँ आपके शायद नेटवर्क लो है, आप देख रहे हो सर आपका वीडियो। आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो आप हाँ, हाँ अभी आप कर सकते हैं सर। अभी स्क्रीन हो गई है शेयर? नहीं, अभी आपको करना होगा सर। अच्छा, एक सेकेंड। जी अब हो गई है मैम? जी ठीक है। कैन वी स्टार्ट? यस सर, हेलो। यस यू कैन स्टार्ट सर। ठीक है, ओके। आज का हमारा टॉपिक रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स इन कोविड-19 है। और ज्यादातर मैं इस जो टॉक को है वो हिंदी में रखूंगा ताकि सबके लिए बहुत इजी रहे। एंड मैंने ट्राई किया है कि नॉन मेडिकल जितने भी लोग आए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे पास इसका एक मैं कॉन्टेक्ट दे दूं कि बहुत सारी जो डिजीजेज हैं उनकी हमारे पास, क्योंकि वो बहुत पुराने डिजीजेज हैं, तो उनके जो ट्रीटमेंट की मेथोडोलॉजी वगैरह है वो सारी चीज रिसर्च करके ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट थी। तो उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट कराए थे। पर कोविड को हमने देखा कि पिछले साल इवॉल्व हुआ और उसके बाद में ड्रग डेवलपमेंट भी साथ में चला। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी। तो ऐसा होता गया है कि कुछ मेडिसिन जो पहले हम यूज में लेके आए और उनको फिर अभी वो यूज में नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि नॉर्मल पब्लिक में बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। ठीक है, तो उस पे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आप जैसे जैसे कोई ड्रग मान लीजिए पहले यूज हो रही थी कोविड में, वो अब यूज नहीं हो रही, तो लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है। तो इसका ये कारण है कि जैसे जैसे हमें जिस तरह से हमें किसी चीज का प्रमाण मिलता है, उसी तरह मेडिकल में भी हम जो कुछ ट्रायल्स करते हैं पेशेंट्स पे, जिसके आधार पे हमें मेडिकल एविडेंस मिलता है, यानी डाटा मिलती है, यानी ये पता चलता है कि दवाइयों का असर वास्तव में होता है या नहीं होता। तो उन प्रमाणों के आधार पे हम किसी भी जो ट्रीटमेंट है उसको या तो इंक्लूड करते हैं या फिर उसे हटा देते हैं।
अब जैसा मैंने बताया कि बाकी सारी चीजों के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि वो बहुत पुराने डिजीज है या उन पे काफी रिसर्च हो चुकी है, उनकी डिजीज पे हो चुकी है। ये एक बिल्कुल ऐसा नया डिजीज है, तो हमें सबको ही, पूरी पब्लिक को, पूरे वर्ल्ड को ये देखने को मिल रहा है एक लाइव तरह से कि किस तरह से एक नया रोग आया है और किस तरह से उसके लिए एक स्ट्रगल चल रहा है। एक्चुअली हर डिजीज में ऐसा हुआ है, जब भी उसको, जैसे किसी जमाने में प्लेग आया था, फिर ये कॉलरा आया, उस टाइम भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स आई थी। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या होता है? देखिए, रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। ठीक है, तर्क संगत कहने का मतलब कि यदि उस ड्रग को, यहाँ पे ड्रग देखिए, आप डिपेंडेंसी, ज्यादातर क्या होता है, पब्लिक डिपेंडेंसी सब्सटेंसेस को ड्रग्स के रूप में समझती है। ठीक है, लेकिन ड्रग्स का मतलब एनी मेडिसिन विच वी यूज, दे आर टर्म्ड एज ड्रग्स। तो उसका एक अपना प्रॉपर डेफिनेशन है। तो तर्क संगत हम यूज करें अपनी दवाइयों का कोविड के लिए कि कम से कम नुकसान करें और हमें फायदा ज्यादा दे। इसके साथ मैं आपको, आप सभी कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में, जो हमारी रिसर्च हिस्सा होता है, और कभी भी आगे जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट पार्ट पे चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स कहे थे या किसी पेशेंट ने ली, आप मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब उन्होंने तो ली थी पर आप मुझे मना कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा देखिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में अब ये निष्कर्ष निकला है कि एजिथ्रोमाइसिन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप सुन लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या होती है। तो ये मैं है, मान लीजिए इसको आप सिंपली सर, समझिए कि एक, हमें एक पॉपुलेशन में, हाँ जी मैम। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क शायद कुछ। सर, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, पूरी ब्रेक हो रही है मैम? हाँ, बीच बीच में कुछ ब्रेक हो रही है काफी सर। ब्रेक हो रही है क्या मैम? बीच अच्छा, में कुछ हो रही है, तो अभी आप कंटिन्यू कीजिए सर। मैं अपना वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके सर। मैम मैंने वीडियो स्टॉप किया है, सो इट विल बी बेटर। ओके। हाँ जी मैम। तो मैम सारी टॉक अभी तक की क्लियर हो गई क्या? हाँ, ऑलमोस्ट क्लियर है अभी। ठीक है, अब यहाँ से आप कंटिन्यू जी सर। ठीक है। तो रेंडर, मान लीजिए कि दो ग्रुप, एक कोई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है और हमारे बीच में कोई रस्सी को तानने का जो कंपटीशन है वो हो रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो दो टीम्स बनाते हैं, उन दो टीम्स में हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इक्वल रखते हैं। जैसे कि अगर एक ग्रुप में मान लीजिए 3 मेल्स हैं, तो हम ट्राई करते हैं दूसरे में भी 3 मेल्स हों। एक में अगर 3 फीमेल्स हैं तो दूसरे में भी सेम हो, इस तरह से। तो सेम हम रैंडमाइजेशन कंट्रोल ट्रायल्स में हम करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैं जस्ट आपको एक पेन से बताऊंगा। ये मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है जिसको हमने लिया, इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। एक ग्रुप में काफी मैचिंग होती है, मैचिंग इन सेंस की मेल फीमेल रेशियो को बोला जाता है। उसमें हम टेस्ट ड्रग देते हैं जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। ये जो लाल कलर की आप ड्रग देख रहे हैं, ये वो टेस्ट ड्रग है। और दूसरे ग्रुप में हम एक प्लेसेबो देते हैं। जो मैंने इस कैप्सूल को वाइट दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट एक्चुअली क्या होता है कि ये बिल्कुल ही ऊपर वाली ड्रग की तरह दिखती है। और उसके बाद हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं दोनों ग्रुप्स में। एट द एंड ऑफ द स्टडी क्लियरली पता चलता है कि इस ड्रग का असर है या नहीं है। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया है, क्योंकि बाद में हम टेस्ट वगैरह भी अप्लाई करते हैं कुछ रिजल्ट्स पे, डेटा एनालिसिस जो होता है। और बेसिकली अब आप मुझसे पूछेंगे कि नीचे वाला है उसको हम दवाई नहीं भी तो दे सकते थे, फिर हमने उसे ये जो मतलब प्लेसेबो, जिस दवाई को हम एक तरह से कॉपी ऑफ द ओरिजिनल दवाई है, वो हम क्यों दे रहे हैं? सर, फिर ब्रेक हो गई आपकी आवाज। कॉपी ऑफ द दवाई हम क्यों दे रहे हैं? देखिए होता क्या है कि ये, हाँ,
ये कॉपी ऑफ द दवाई जो हम दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं कि कोई भी दवाई अगर हाँ पेशेंट लेता है तो उस दवाई का एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल असर जो होता है ना, हम अगर दूसरे ग्रुप में हम ये दवाई नहीं देंगे तो उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दोनों में बराबर रखने के लिए हम ये वाला देते हैं। अब जब ये नीचे, और दोनों पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि हम टेस्ट ड्रग ले रहे हैं या प्लेसेबो ले रहे हैं। बस इतना ही मैं अभी की पब्लिक के लिए कहूंगा ताकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये ट्रायल कर ली, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि 3-4 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट है ना जी, इसमें जो आप रेड बार देख रहे हैं वो है उन पेशेंट्स में असर जिन्होंने टेस्ट ड्रग लिया है, और जो इसी के बगल में जो ग्रे है, ग्रे बार, ये उनमें है जिन्होंने प्लेसेबो लिया है। ठीक है, प्लेसेबो यानी कॉपी ऑफ द ड्रग। तो इसमें आप देखिए, मान लीजिए 70 पेशेंट थे और यहाँ पे 4 में आप देख रहे हैं कि टेस्ट ड्रग वाले में 40 में बहुत अच्छा असर आया है, राइट। तो इसका मतलब ये ड्रग एफिकेशियस है। और इसके बगल में जो ग्रे है उस वाले में अगर आप देखेंगे तो उसका असर कम है, यानी प्लेसेबो इफेक्ट तो आया है पर वो कम है। यहाँ पे क्लियरली ऐसे रिजल्ट को हम ड्रग के फेवर में देते हैं कि भाई ड्रग असरदार है। ये फर्स्ट रिजल्ट रहा। अब मान लीजिए ऐसा असर नहीं आया, दोनों ग्रुप में 40 और मान लीजिए 38 ठीक हुए, तो ये सेकंड है। इसमें आप देखिए कि ड्रग का असर और साइकोलॉजी का असर बराबर है। इस केस में हम ड्रग को इफेक्टिव नहीं मानते हैं। और जो थर्ड रिजल्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ड्रग का रिजल्ट कम आ रहा है, साइकोलॉजी का ज्यादा बेटर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग जो है उल्टा ऐसा हो सकता है कि उस रोग में नुकसान कर रही हो, जिस वजह से साइकोलॉजिकली पेशेंट ज्यादा बेटर कर रहा है, बिना किसी दवाई के ज्यादा बेटर कर रहा है, पर ड्रग के साथ नीचे जा रहा है। ऐसा जो रिजल्ट है ना वो कम में आता है। बट जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला रखा है। फोर्थ वाला कॉमन होता है। फोर्थ वाले में क्या होगा, देखिए, ना तो ड्रग के साथ ना साइकोलॉजिकली कुछ असर हुआ है, इसका मतलब उस रोग को हम टेस्ट ड्रग से देके कुछ कर ही नहीं पाए हैं। और ये समझने के बाद में हम अब आगे जब भी आरसीटी कहेंगे तो हमें ये क्लियर होगा कि हमने प्रमाण को सबसे ऊपर रखा है। हम जैसे जैसे ट्रायल्स करते रहे उसको हमने अच्छे से रखा है, और हमें रिजल्ट जो आए हैं उस आधार पे ये कोविड-19 पे अगर आप इतना समझ जाते हैं तो उसके बाद जो कोविड-19 है उसमें आपने देखा होगा फेविरासी यानी लिमसी, विटामिन डी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा और रेमडेसिविर, ये काफी हैं। तो क्या ये वास्तव में असरकार हैं? क्या हम इनको रैशनली दे रहे हैं? ये आज हमारी टॉक का विषय है और इसको मैं बहुत सिंपल रखूंगा। जी सर। अब देखिए, फर्स्ट चीज ये समझने की जरूरत है कि कोई भी हम जो ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करते हैं हम कैसे करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि जब भी ये आरसीटीज होती है, ऐसी आरसीटीज को मिला के एक मेटा एनालिसिस बनता है। मेटा एनालिसिस से फिर गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस निकालती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतना कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लीजिए कि ये एम्स और आईसीएमआर ने 22 अप्रैल को ये एल्गोरिदम निकाला है। ये बहुत शॉर्ट में होता है ना जी, ये इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम में क्या होता है कि फ्रॉम द डायग्नोसिस टिल द ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज हमारे सामने क्लियर कट गाइडलाइंस होती हैं, जो कि गवर्नमेंट की बॉडी, जैसे हमारे यहाँ आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एम्स, ऐसी इंस्टीट्यूट्स इनको निकालती हैं। इंस्टीट्यूट्स अपने भी गाइडलाइंस निकाल सकती हैं, जैसे अच्छी इंस्टीट्यूट्स बहुत हाईली, एसएमएस है, आईसीएमआर है, सॉरी सीएमसी वेलोर है, पीजीआई है, ऐसे अपनी गाइडलाइंस निकालते हैं। ये 22 अप्रैल को गाइडलाइन निकाली गई थी, जो कंबाइंड थर्ड को अपडेट हुई थी, ये एम्स की तरफ से अपडेट हुई है। अब आपको पता होगा एम्स और आईसीएमआर बिल्कुल एडजेसेंट है, तो एक कंबाइंड रूप से एफर्ट करके और दोनों एक नए नए हम प्रोटोकॉल्स को ऐड करते हैं, उनमें चेंजेस लाते रहते हैं, ताकि जो भी हमें नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, इन्हीं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के आधार पे जो भी हमें प्रमाण मिल रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट इससे बेटर है या ये इससे अच्छा नहीं है, उन चीजों को हम आप मतलब पूरे देश में डॉक्टरों तक पहुंचा सकें और उनको अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में इनको फॉलो करते हुए इजी हो जाए। तो इसके आगे में आप देखिए, हम इसको ऐसे नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ अब जैसे ये दो आप देखिए, इस तरफ हमने माइल्ड डिजीज को रखा है और राइट साइड में माइल्ड डिजीज ही है, पर ये अपडेटेड वाला है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। अब हम
दोनों जो प्रोटोकॉल्स है उसमें राइट वाला लेटेस्ट प्रोटोकॉल है जो एम्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिर्फ ये देखने वाली बात है कि जो माइल्ड डिजीज है वो होता क्या है। माइल्ड डिजीज एक्चुअली होता है जब भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, हमें सिर्फ जो बुखार होता है और हमें कोई छाती में एज सच सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, ना ही हमारी ऑक्सीजन कम होती है, इनको हम माइल्ड डिजीज कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें सारा आपने नहीं देखना है, मैंने जो रेड में हाईलाइट किया आप यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल तक हमने मल्टीविटामिन्स को इंक्लूडेड रखा था, और अगर आप राइट साइड में उसी लाइन को देखेंगे तो हमने मल्टीविटामिन्स को हटा दिया है। यानी इस दौरान हमें क्लिनिकल ट्रायल से जो भी पूरी दुनिया में हो रहे हैं उससे ये पता चला कि मल्टीविटामिन्स यानी विटामिन डी सी जो दिया जा रहा है उसका कोई रोल नहीं है। तो इस कारण से एज अ अपडेट इसको वहां से रिमूव कर लिया गया है। सेकंड क्या चेंज आया है, ये नीचे देखिए जो ट्रीटमेंट पार्ट है जो दोनों में कॉमन है उस पर मैं नहीं जा रहा, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आप देखिए टैबलेट HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, इसको भी राइट साइड में आप देखेंगे तो ये हटा लिया गया है। ठीक है, नीचे जा इधर तीसरे वाले में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या है कि सिस्टेमिक स्टीरॉइड यानी जो स्टीरॉइड एक तो हम नेबुलाइजेशन से देते हैं स्टीरॉइड्स, एक हम क्या होता है गोली के रूप में देते हैं, और तो नहीं होता, जस्ट वो दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन देख के माइल्ड उनको सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो डॉक्टर्स को कहते हैं कि भाई हमें ओरल ड्रग दे दो, या फिर वो अपने से ही खरीद के उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में मैं यही बताना चाहता हूं कि माइल्ड कंडीशन में सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ऐसा स्पेशल इंस्टांसेस कम से कम 7 दिन के बाद होता है और वो आपका डॉक्टर तय करता है आपको देख के कि आपको वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये माइल्ड कैटेगरी है। तो मैंने माइल्ड का कंपैरिजन कर दिया। ये देखिए, ये कंपैरिजन मैं इसलिए दे रहा हूं, इसको रैशनैलिटी कहते हैं कि आप 22 तक एक चीज फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को, हमारे आईसीएमआर को पता चला कि भाई अब ज्यादातर ट्रायल से ये पता चल गया है कि इनका कोई यूज नहीं है, तो हमने उसे हटा दिया। इससे पहले के प्रोटोकॉल में आप जाते तो आपको क्या मिलता, एजिथ्रोमाइसिन मिलता, डॉक्सीसाइक्लिन मिलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि भाई हम उन्हें यूज क्यों कर रहे थे। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि पिछले साल तक कोविड नया था, हमें बिल्कुल नहीं पता था इस पे क्या असर करेगा क्या नहीं करेगा। शुरू में जिन लोगों ने भी ट्रीटमेंट शुरू किया, अलग अलग उन्होंने ट्राई किया अपनी अपनी थ्योरीज को लगा के कि भाई ये दवाई असर कर सकती है, ये कर सकती है। तो शुरू में छोटे छोटे जो सैंपल साइज थे ना जी, जैसे 500 पेशेंट है, 300 400 200, उनमें जो भी पॉजिटिव दिखा एक बार हम उसे ले आए ताकि उनसे हम जान बचा सकें। फिर जैसे जैसे उनके रिजल्ट हमें ज्यादा पेशेंट्स में मिलने लगे तो हमारे सामने चीजें क्लियर होने लगी, तो इस वजह से हम ये चेंजेस लेके आए। अब ये सेकंड ऑलमोस्ट सेम है, इसमें आपने कुछ नहीं देखना है, बस इसमें मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। नीचे आप देखें, ये है मॉडरेट डिजीज। मॉडरेट डिजीज मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट अगर 24 से ज्यादा हो जाए, सांस लेने की गति, या SpO2 93 से नीचे हो जाए, तो हम उसे मॉडरेट में लिखते हैं। दोनों में कोई चेंज नहीं है, सेम चलेंगी। लेकिन नीचे अगर आप देखें ना, तो इन्होंने क्लियरली एक प्रोटोकॉल होता है कि हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन जो है ना, वो सिर्फ तब करना होता है जबकि डिजीज की वर्सनिंग हो, वो भी मॉडरेट स्टेज के डिजीज की वर्सनिंग। इसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जनरल पब्लिक के लिए कि किसी को भी अपना सिटी स्कैन कराने की हड़बड़ अपने से नहीं कराना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है देंगे आपकी अलग अलग पैरामीटर्स को। क्या तो इन 2 स्लाइड से हमने क्या सीखा कि हमें अननेसेसरी ड्रग्स यूज नहीं करनी, व्हाट्सएप यूट्यूब से प्रेस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, और यही रैशनैलिटी है जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और HRCT स्कैन भी बहुत संभल के करवाना होता है, वो भी किसी प्रोफेशनल की एडवाइस के बाद में। सर, एक मिनट इंटरप्ट करना हाँ चाहूँ। जी मैम। स्कैन का आपने बताया ना, हाँ कब जी। तक आना चाहिए वो एक बार फिर से, थोड़ा सा ब्रेक आवाज हो गई थी उस टाइम। ओके मैम। जी, तो वो आप एक बार फिर से हाँ जी, तो देखिए, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज यानी जिस भी डिजीज में रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने की गति अगर 24 से ऊपर होती है और SpO2 अगर 93 से घट जाता है, ठीक है, उस तक भी आपको कराने की जरूरत नहीं है, आपका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा।
पर अगर वहां से स्थिति बिगड़ने लगती है, डिस्पाइट कि आप ये जो अभी इसमें मॉडरेट डिजीज में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं स्टीरॉइड्स का, अगर उससे स्थिति वर्स्ट होती है, उससे खराब होती है दवाई लेते हुए भी, यानी आपकी सांस की गति बढ़ती जा रही है और आपका जो सैचुरेशन है वो घटता ही जा रहा है, सिर्फ तभी एचआरसीटी कराना है। बहुत सारे लोग शुरू में ही एचआरसीटी करा ले रहे हैं कि भाई मेरा तो 92 पे है। अगर उनका 92 पे भी है और वो वर्सन नहीं हो रहा है तो उसको कोई कराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कहना है। बहुत सारे लोग जो माइल्ड डिजीज में है वो भी एचआरसीटी करा ले रहे हैं कि भाई 4 दिन हो गए बुखार नहीं टूटी, तो अगर स्टेबल है तो नहीं कराने की जरूरत है। अगर आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, तब भी आपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, फिर ही एचआरसीटी के लिए जाना है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, एचआरसीटी टेस्ट टू बी डन ओनली इफ देयर इज वर्सनिंग, मतलब ट्रीटमेंट लेते हुए भी अगर वर्सनिंग होती है तभी आपने लेना है। तो ये एक तरह से, ये अगर ड्रग्स नहीं है तो दिस इज रैशनल यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये है इसमें। इसी तरह से जो सीवियर डिजीज है, यानी आपकी सांस की गति 30 से ज्यादा हो गई और SpO2 घट के 90% से भी कम हो गया, ठीक है, तब उसके लिए ये ट्रीटमेंट है। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, इनिशियल जो बदलाव है वो माइल्ड डिजीज वाले में थे। इसमें भी देखिए आप एचआरसीटी के लिए सेम बोला गया है कि वो वर्सनिंग में ही करवाना होता है। अब देखिए जो ड्रग्स हैं उनमें 3 ड्रग्स पे बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, एक रेमडेसिविर, एक टॉसिलिजुमैब और एक कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। तो जो रेमडेसिविर है वो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को दी जा रही है। उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब और कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा के लिए हम सेपरेट स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। बट रेमडेसिविर को जो अप्रूवल मिली हुई है वो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में है, जो मैंने बताया था ना पीछे की 93% से नीचे होती है तब, तो उसमें भी मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो जिसको कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, और दूसरा उसमें क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए 10 दिन के अंदर हो, और रीनल हिपैटिक डिसफंक्शन यानी रीनल, किडनी और लीवर की कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, ऐसे लोगों को ही रेमडेसिविर दी जाएगी। 10 दिन के बाद आपको 11वां 12वां दिन हो गया तो उसमें रेमडेसिविर रिकमेंडेड नहीं है। और उसके अलावा भी अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इनको इनका बेनिफिट नहीं है, तो हो सकता है आने वाले प्रोटोकॉल्स में इन्हें रिमूव कर दिया जाए। इसी तरह जो टॉसिलिजुमैब है जो काफी महंगी आती है, एमआरपी उसकी 41,000 है, इसको तभी दिया जाता है जब सीवियर डिजीज हो, यानी 90 से भी कम हो और आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़े, और इसको आईसीयू एडमिशन के 48 घंटे के अंदर दे देना होता है। सीआरपी आपका या IL-6 जो है वो 75 से ऊपर होना चाहिए, और स्टेरॉइड्स देते हुए भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। इसके अलावा भी बैक्टीरियल, फंगल या कोई ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप टॉसिलिजुमैब दे सकते हैं। तो कई बार ये मैं इसलिए रैशनल यूज बता रहा हूँ, डॉक्टर्स को ये बात पता होती है, कई बार पेशेंट्स भी अपनी तरफ से फोर्स करते हैं कि भाई उनको टॉसिलिजुमैब लगी है, रेमडेसिविर लगी है, तो हमें भी ये लगाया जाए। पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्टर आपके लिए बहुत चॉइस करके आपको बता देंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। और इसी तरह देखिए कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा भी अर्ली मॉडरेट डिजीज में, यानी जब आपका 90 से 93 हो रहा हो और आप 7 दिन के अंदर हो, अपने डे 1 यानी सिम्टम स्टार्ट के 7 दिन के अंदर हो, तब उसका थोड़ा बहुत जो है यूज वो देखा गया है। ये देखिए इतनी स्लाइड्स तक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और अब जो है हम जाते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स पे। अब देखिए ये वाली जो ड्रग्स है ना, इसमें जो सेकेंड ड्रग आप देखिए, ये ग्रुप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, ये एक तरह की एक्सटर्नल हम एंटीबॉडीज देते हैं। इसमें जो ये है ना कैसिरीवीमैब और इमडेवीमैब, ये अभी इंडिया में जो एक एंटीबॉडी कॉकटेल के रूप में 2-3 दिन पहले न्यूज में काफी आ रहा था, ये मैंने इसीलिए मेंशन किया है कि यूएसए में तो अप्रूव्ड है, पर इंडिया में भी ये वाला कॉम्बिनेशन रिसेंटली अप्रूव हुआ है माइल्ड केसेस के लिए। तो ये आएगी, ये भी कॉस्टली ड्रग होगी। इस ड्रग का फायदा क्यों है, क्यों इसको 2-3 दिन पहले अप्रूव किया है? इसको इसलिए किया है कि इस ड्रग को जब वहां पे माइल्ड केसेस में देखा गया था, तो उसमें नीचे आप देखिए जो ग्रीन कलर में मैंने किया है कि माइल्ड केसेस जो पेशेंट के थे, जो घर पे थे, अचानक से उनकी स्थिति खराब हुई और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो, ऐसे इंसिडेंट्स इस वाले ड्रग को लेते हुए 6% के मुकाबले सिर्फ 1-2% लोगों में ही देखा गया। यानी 1000 लोगों में अगर मान लीजिए 600 लोगों को ऐसी इमरजेंसी में, सॉरी 60 लोगों को अगर ऐसी इमरजेंसी में जाना पड़ता था, तो इस ड्रग को लेने के बाद सिर्फ 10 या 20 को जाना पड़ा। उसके अलावा खासकर इस 6% में भी अगर आप मोटे लोगों या 65 ईयर्स से ऊपर के लोगों में आप देखें,
तो 13.5% टोटल रिडक्शन हुआ है। यानी ये ड्रग लेते हुए 65 ईयर्स से ऊपर और मोटे लोगों में बहुत कम मतलब बहुत ही कम लोगों को, अगर पहले 100 में से 13-14 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो इस स्टडी में 0 लोगों को, मतलब किसी को हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत नहीं हुई। यानी जो रोग जो खराब स्थिति में जाता था उसको इसने बचा लिया। तो मान लीजिए इसका फायदा हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम माइल्ड केस में हैं और हम घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो थोड़े बहुत केस जिनकी स्थिति खराब होती थी और उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ता था, तो वो भी इसमें काफी डिक्रीज हुआ है इस मेडिसिन के बाद। और डेथ जो है वो 2% से घट के इस वाले ग्रुप में सिर्फ किसी भी लोगों में डेथ नहीं देखी गई। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है सब लोग इस मेडिसिन को ले सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जो हॉस्पिटल एडमिशन जिनका नहीं हुआ है, माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस होती है, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए या बहुत ही कम ऑक्सीजन की बहुत लंबे टाइम से वो ले रहे हैं, उन लोगों के लिए। प्लस इसमें ये है कि निम्नलिखित जो रिस्क फैक्टर्स है ना, ये पेशेंट पे होने चाहिए। जैसे बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब मोटापा काफी ज्यादा हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या डायबिटीज का डिजीज हो, और पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन ले रहा हो, बाकी के भी क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो इस ड्रग को मैंने इसलिए बताया कि आने वाले टाइम में मार्केट में इसका भी ऐड होगा या इसको भी प्रोपेगेट किया जाएगा, पर इसका भी जो इंडिकेशन है ना वो इन लोगों में ही है। तो इन लोगों में ही हमें इन ड्रग्स को यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि माइल्ड केस में है मरीज और वो उनको ये रिस्क फैक्टर नहीं है, ना तो वो मोटा है, ना उसको किडनी डिजीज है, ना डायबिटीज है, ना वो कोई ड्रग ले रहा है, फिर भी वो उसको लेने के लिए या किसी और की प्रिस्क्रिप्शन देख के उसको नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे केसेस में फायदा बिल्कुल नहीं देखा गया है। तो आप ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के लिए अपने आप को ज्यादा प्रोन करेंगे बशर्ते उसके फायदे के। नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए, अगर सबसे असरकारी दवाई कोई हमने स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट के दौरान डेवलप की है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, यानी कॉमनली हम जिनको स्टेरॉइड्स बोलते हैं। और स्टेरॉइड्स हम दो तरीके से देते हैं, एक नेबुलाइजर में, एक सिस्टेमिक में। तो जो भी ट्रायल हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि इवन आपने अभी एल्गोरिदम में भी देखा, इवन माइल्ड केसेस हैं, प्रिफर हम ये करते हैं कि 5 दिन के बाद उनको हम दिन में 2 बार 800 माइक्रोग्राम, मतलब ब्यूडेसोनाइड जो एक तरह की स्टीरॉइड है, वो दे सके। और उसमें यह पाया गया था ऐसी ही ट्रायल में कि जिनको हमने इसकी कॉपी दी और जिसको ओरिजिनल दिया, उसमें 14% से 1.4% की पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं हुई। ठीक है, तो ये काफी अच्छा फायदा है जो इसको देखा गया और काफी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसमें और बड़ी ट्रायल में और भी क्लैरिटी आती जाएगी। मैक्सिमम इसको 7 दिन देना होता है। और सिस्टेमिक क्या होता है? सिस्टेमिक में जो टैबलेट आपने देखा होगा अभी, डेक्सामिथाजोन, मेड्रोल चल रही है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है, इनको ना माइल्ड डिजीज में नहीं देना होता है। यही मैंने शुरू में बताया था कि माइल्ड डिजीज में ओरल स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है। ठीक है, माइल्ड डिजीज में सिर्फ उन्हीं को स्टेरॉइड दी जाती है यदि आप एस्थमा में हैं और सीओपीडी पेशेंट है, तभी दी जाएगी। बाकी की डोज नीचे लिखी हुई है, वो खास काम की नहीं है। बस आपने ये समझ जाना है कि स्टेरॉइड्स का रोल क्या होता है। अब स्टेरॉइड्स कैसे काम करती है? देखिए, ज्यादातर हम प्रीफर करते हैं जो स्टेरॉइड्स है आपको फेज 2 में दी जाए। जैसे आपको पता है कि कोविड का जो फर्स्ट फेज होता है ना, 6-7 दिन तक, उसमें क्या होता है जी कि वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना। वायरस रेप्लिकेट करता है, इसका मतलब उस टाइम पे अगर आप स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम कर देगा, क्योंकि उनका फंक्शन ही यही होता है। और वो कहीं ऐसा ना हो कि इम्यूनिटी कम है जो वायरस से लड़ रही हो, वो वायरस इम्यूनिटी कम होने के कारण उसका जो रेप्लिकेशन है और बढ़ जाए और डिजीज और सीवियर हो जाए। तो हम ट्राई करते हैं स्टेरॉइड्स को फेज सेकंड तक ले जाने का। अब फेज सेकंड में क्या होता है? फेज सेकंड में हम स्टेरॉइड्स क्यों देते हैं? आप ये पूछेंगे कि भाई इम्यूनिटी अगर कम हो रही है तो ये क्यों देते हैं? तो देखिए, ऐसा होता है जब आप इसको ऐसे समझिए, वायरस दुश्मन देश की सेना की तरह था। वो आया, हमारी सेना यानी हमारी इम्यूनिटी, उसने लड़ने की कोशिश की, उस पे बम गोली मारी, जो कि केमिकल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी उनके ऊपर छोड़ती है, और यहाँ पे वायरस खत्म हो जाता है। ये जनरल वाली बात है। कोविड में क्या देखा गया है कि ये वायरस ऐसा है जो कुछ ना कुछ हमारी इम्यूनिटी में गड़बड़ कर देता है, और 7 दिन के बाद कहते हैं एक इम्यूनिटी के साथ कुछ लोचा हो जाता है, और वो अपने जो भी टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, जो वो वायरस को मारने के लिए यूज करती थी, वो हम ही पे छोड़ने लगती है कुछ समय के लिए, जिसको कि आपने बहुत कॉमनली साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से सुना होगा। ये साइटोकाइन को आप उस छोटे छोटे गोले बारूद बम की तरह समझ सकते हैं। तो 7 दिन के बाद यदि सीआरपी बढ़ता है, जो कि ये दिखाता है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा
है ना जी। तो उसको कम करने में स्टीरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। तो ये स्टीरॉइड्स का रोल है और इसीलिए कभी भी आपको स्टीरॉइड्स बिना डॉक्टर सलाह के ना लीजिए। शुरू के दिनों में तो बिल्कुल ना लीजिए ये सोच के कि ये आपको बहुत जल्दी असर करेंगे, इसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। ये रैशनैलिटी ऑफ स्टीरॉइड्स है। और थर्ड आइए आइवरमेक्टिन। अब आप देखिए, आप सरप्राइज होंगे कि अभी भी एल्गोरिदम में आइवरमेक्टिन था। यदि आप माइल्ड वाली जो स्लाइड है उसमें आइवरमेक्टिन एडवोकेटेड है अभी भी प्रोटोकॉल में, लेकिन इस प्रोटोकॉल को जल्द ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइवरमेक्टिन इससे हट जाएगी, क्योंकि उसके कारण जो है ना वो ये स्लाइड में मैंने बताया है कि इसके भी सपोर्ट में हाई क्वालिटी डाटा हमें ज्यादा नहीं मिली है। जैसे कि आप देखेंगे 476 एडल्ट पेशेंट्स थे, उसमें 5 दिन के लिए दी गई, तो कोई भी चीज में हमें आइवरमेक्टिन का बेनिफिट नहीं मिला, ना तो रिजोल्यूशन सिम्टम में, ना कोई मोर्टेलिटी में, ना ही हॉस्पिटल स्टे में पेशेंट को कोई बेनिफिट मिला। इनफैक्ट अभी परसों WHO ने दूसरी बार वार्निंग दी है अगेंस्ट यूज ऑफ आइवरमेक्टिन। तो अभी इसको अभी एल्गोरिदम में रखने का या अभी इसको देने का एक रैशनल अभी ये है कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो चल रही हैं जिसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है, पर मोटा मोटी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरह से आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में एडवोकेट कर दिया है। और मुझे लगता है जल्द ही ये भी, अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना दे दे तो इसको भी जल्द ही रिमूव कर लिया जाएगा, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह को किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल की गई, दोनों तरफ बराबर पेशेंट्स को बांटा गया, एक तरफ आइवरमेक्टिन, एक तरफ उसकी कॉपी दी गई, और उस हिसाब से जब आप देखते हैं तो बहुत एक, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे हम बिल्कुल ही तर्क संगत तरीके से हमें एक ईमानदारी भरा रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट आएंगे कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा का क्या है कि अब कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा भी, जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, अभी भी एडवोकेटेड है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि मोस्ट आउट पेशेंट्स, यानी जो माइल्ड डिजीज से सफर कर रहे हैं जो भी पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट नहीं देखा गया है। सिर्फ जो बेनिफिट देखा गया है वो या तो 75 साल के रोगों में, या जो 65 साल से ज्यादा हैं जिनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ओबेस है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में है, उसमें जरूर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा ने 32 से 16% का बेनिफिट दिखाया है। इनफैक्ट आप अगर देखें ना, तो एक तो ट्रायल ऐसी थी जिसमें 18 साल से बड़े लोग जिनमें रिस्क फैक्टर्स थे और 7 दिन से कम उनके सिम्टम ऑनसेट हुए थे, मतलब विद इन 7 डेज दिया गया था, उसको तो इसलिए हॉल्ट कर दिया गया कि उसमें बिल्कुल क्लिनिकल बेनिफिट दिखा ही नहीं। तो जिन्होंने भी ये किया था वो उन लोगों को लगा कि इसको करके कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से सीवियर जो डिजीज है उसमें भी इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला था, और उसमें इस क्राइटेरिया पे दिया गया था कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं विद कोविड-19 उनके अर्ली कोर्स ऑफ डिजीज में आपको देना है ना। और अब वो भी क्राइटेरिया जो है हट गया है। रिसेंट ट्रायल्स ने बस ये बताया है कि इस इवन अर्ली कोर्स में दे के ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, और इसको सिर्फ उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिनमें इम्यूनिटी का कुछ इशू हो, कुछ ऐसा रोग हो जो उनकी इम्यूनिटी को कम कर रखा हो। तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा का भी अब जो है रोल काफी सिमटता जा रहा है। इसके अलावा ये 3 ड्रग्स है, फ्लूओक्सामिन और कॉल्चिसिन, जो यदि आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन में देखे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इन पे बहुत सारी ट्रायल्स हुई हैं, शॉर्ट हैं, फॉलोअप ज्यादा नहीं है। कॉल्चिसिन से खून के थक्के फेफड़ों में जमने की भी आशंका रहती है, उसमें उसकी रिस्क बढ़ी है। और ये जो नीचे की फेविपिरावीर है, ये आप देखिए ये फेविफ्लू के नाम से काफी प्रिस्क्राइब हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स है जिन्होंने इसको रखा भी है। इसको अनुमति मिली थी कुछ अर्ली स्टडीज पे जो रशिया चाइना में रिकमेंड हुई थी, पर जैसे उनकी डेटा आई तो उसमें देखा गया कि बहुत सारी अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स भी दी गई थी। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मतलब जो इम्यून सिस्टम से उसको दबाती हो। तो अब ये फिर क्लियर करना बड़ा मुश्किल है कि दोनों ड्रग्स जब आप दे रहे हैं तो आप क्लियरली कैसे बताएंगे कि ये फेविरापीर का ही असर था जो इनमें आया गया था। इसके बाद में एक ईरान में स्टडी हुई थी जिसने जिसने सिर्फ फेविरापीर को यूज किया था, और उसने क्लियरली उसमें फेविरापीर यानी फेविफ्लू का कोई बेनिफिट नहीं दिखा था, ठीक है। तो ये भी अगेन इसीलिए आपने देखा ना एल्गोरिदम जो लेटेस्ट आए हैं उनमें ना तो फेविरापीर का नाम है, ना उसमें मल्टीविटामिन है, ना एजिथ्रो, ना डॉक्सी, इन सबको हटाया जा चुका है। और ये प्लाज्मा और बाकी चीजें भी बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस, मतलब बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि कहाँ आपको इनको यूज करना है।
और थर्ड ये हमने बात की है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन और एजिथ्रोमाइसिन की, इनमें भी कोई बेनिफिट नहीं दिखा था। इनफैक्ट जून 2020 में तो यूएस एफडीए यानी जो यूएस की जैसे हमारी डीसीजीआई है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो ड्रग्स को अप्रूव करती है, यूएस में एफडीए है और एफडीए काफी सम्मानित मानी जाती है क्योंकि उसके स्टैंडर्ड बड़े हाई है। तो इसी ने एक टाइम पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के इस्तेमाल की इजाजत दी थी, पर जून 2020 ने यूएस एफडीए ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के इस्तेमाल पे रोक लगा दी क्योंकि इनका मानना था कि ट्रायल्स में जितना बेनिफिट इससे नहीं देखा गया है उससे ज्यादा नुकसान देखा गया है। तो इसके कुछ नुकसान मैंने नीचे मेंशन किया है कि ये एक तरह की क्यूटीसी प्रोलोंगेशन होती है हार्ट में और हार्ट की गति में बहुत परिवर्तन ला सकता है, जिसमें हम उसको बहुत अनियंत्रित कर सकता है, जिसे हम एरिथमिया कहते हैं। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जितने भी प्रिस्क्रिप्शन मैं देख रहा हूँ उसमें विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक वगैरह सब हैं। देखिए, इनिशियल ट्रायल्स में माना गया था कि ऐसा एसोसिएशन दिखा था कि सीवियर डिजीज जो है ना, जिन लोगों में डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उन लोगों में विटामिन सी, डी, जिंक की कमी देखी गई थी। तो इस आधार पे ये एक एज्यूम किया गया कि भाई इनको विटामिन सी, डी और जिंक अगर हम उसकी पूर्ति कर दें तो इनकी रिकवरी अच्छी हो सकती है। लेकिन हालांकि उनमें उन लोगों में इसकी सिवियरिटी ज्यादा थी जिनमें विटामिन सी, डी, जिंक की कमी थी, लेकिन डिजीज होने के बाद जब हमने विटामिन सी, डी और जिंक को दिया, ये उम्मीद करते हुए कि उससे इंप्रूवमेंट होगा, वैसा क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं देखा गया है और इनका एज सच अब कोई रोल नहीं है। आप ये उम्मीद करें कि ये लेने से, कुछ दिनों तक लेने से, कोविड होने के बाद लेने से कुछ उसमें बेटर आएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं, लोपिनावीर, नीचे जो है पैग इंटरफेरॉन, इनका नाम मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपके ध्यान में रहे कि इनका कोई रोल नहीं है। कहीं आप प्रिस्क्रिप्शन पे देखें, कोई आपको बताए कि भाई नई ड्रग है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। अब आए आप एंटीबायोटिक्स पे। क्वेश्चन ये रहता है क्या हमें साथ साथ एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनिशियली ये बिल्कुल नहीं देखा गया है कि कोविड आपको किसी तरह की एडिशनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रति डिस्पोज करता हो, प्री डिस्पोज करता हो। तो आपको प्रोफाइलेक्टिक तौर पे, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही ना, तो मैं पहले से ही दवाई लेना शुरू कर दूं, उसका कोई रोल नहीं होता है। इसी तरह से तो एंटीबायोटिक्स आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं एंटीबायोटिक का नुकसान नहीं है और 5 दिन का ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। आपने अब इस 2 साल में ये देखा होगा कि एक दवाई बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। चूंकि हम उस दौर से नहीं निकले थे जब एंटीबायोटिक्स बन रही थी, पर हर एंटीबायोटिक की ऐसी स्टोरी है, बहुत मुश्किल से हमें एक एंटीबायोटिक मिलती है। अगर आप इस तरह से इनजुडिशियसली एंटीबायोटिक को मिलेंगे तो बहुत कॉमन, बहुत सस्ती, बहुत असरकारक एंटीबायोटिक्स हो सकता है आपके शरीर में बैक्टीरिया के ऊपर असर करना फ्यूचर में बंद कर दे, जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस वजह से प्लीज कोई भी एंटीबायोटिक जहां पे वो इंडिकेटेड ना हो, उसको बिल्कुल केमिस्ट से खरीद के अपने मन से बिल्कुल ना लें और कभी भी प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप की, यूट्यूब की बिल्कुल कॉपी ना करें। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई हमारी खून की पतला होने की दवाइयां चल रही हैं तो उसको क्या करना है। देखिए, अगर आपकी दवाइयां ऑलरेडी आप ले रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, हार्ट कंडीशन, बीपी, डायबिटीज, तो आप उसे कंटिन्यू करिए। पर अगर आप माइल्ड में है, आप होम आइसोलेशन में है, तो आपको इकोस्पिरिन या कुछ भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और मॉडरेट टू सीवियर में तो एंटीप्लेटलेट और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हम देते हैं, स्पेशली फेज 2 जब शुरू होता है, क्योंकि जब वो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है ना जी, तो खून के थक्के जमने की प्रबल संभावना होती है। तो मॉडरेट टू सीवियर जब हो जाते हैं ना, अपवार्ड में जमा हो जाते हैं, आपकी SpO2 घटने लगती है, 7वां दिन बीत जाता है, तो उससे 2-4 दिन पहले हम ये थेरेपी शुरू कर देते हैं। पर घर पे रह के आपको बिल्कुल ये स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये आपको फायदा देता है। इंपॉर्टेंटली, अगर डेक्सामिथाजोन के बाद में, स्टीरॉइड्स के बाद में कोई असरकारक दवाई है तो वो है NSAIDs, यानी बहुत कॉमन आपकी पैरासीटामोल, जो कि डोलो, क्रोसिन, कैलपॉल के कॉमन नेम से आती है। ठीक है। और उसके अलावा अब क्या है कि पैरासीटामोल जो है ना, बेसिकली बुखार को कम करती है, पर ये दर्द वर्द को उतना कम नहीं कर पाती। रिसेंट एक स्टडी ने हमें शो किया है कि जो बाकी की, जैसे पैरासीटामोल के ग्रुप की ड्रग्स हैं, जो आप इनको उसके भाई बहन की तरह समझ सकते हैं, जिनमें दर्द को या हाई फीवर को कम करने की और भी ज्यादा ताकत होती है, वो भी इसमें सेफ है। तो इसी वजह से नेप्रोक्सेन, मेफानेमिक एसिड, जो मेफ्टाल के नाम से आती है, उसको भी एडवोकेट किया गया है। पर इसको आपको लेना है अगर आपको हाई फीवर हो, ट्राई करें सेकेंड फेज में ही ज्यादा लेने की। और बॉडी एक हेडेक अगर आपको ज्यादा हो तो भी आप इसको
सेफली ले सकते हैं। ट्रायल्स में इनको सेफ दिया गया है। अब देखिए रेमडेसिविर पे सबसे स्ट्रेंज बात है कि WHO ने तो बिल्कुल इसको इवन अपनी लिस्ट ऑफ कोविड मेडिसिन से हटा दिया है, ठीक है। और इसका जो इंडिकेशन भी था ना, जो अमेरिका की ये IDSA है, इंस्टीट्यूट फॉर मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ सर्विसेज है, इन्होंने सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स विद सीवियर कोविड में बताया था। शुरू में ये माना गया था कि ये रिकवरी टाइम को घटा देता है, मान लीजिए कि आप 7 दिन में ठीक होते हैं, उसको 5 दिन कर देगा, है ना। लेकिन मृत्यु दर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि हाँ चलिए हॉस्पिटल का बेड जल्दी खाली हो जाएगा और दूसरे को एडमिट होने का मौका मिल जाएगा। और ये जो रिजल्ट इन्होंने बताया है, ये देखिए मेटा एनालिसिस है, कोई कम नहीं है। 7,000 पार्ट पेशेंट्स जो हैं, उन ट्रायल्स को कंबाइन करके 7,000 पेशेंट्स के डेटा से ये पता लगाया गया है। तो रेमडेसिविर अब ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। हमारे यहाँ कितने दिन तक रहती है, हमारे क्या एक्सपीरियंस रहते हैं, ये वक्त बताएगा। एक और जो यूएस में अभी चल रही है, रेमडेसिविर विद बेरिसिटिनिब, ठीक है। ये सिर्फ मतलब यूएस में अप्रूव्ड है, लेकिन इसका कोई क्लियर बेनिफिट नहीं है। हो सकता है इंडिया में आने वाले टाइम में एडवोकेट हो जाए, बट एज सच कोई क्लियर बेनिफिट नहीं दिखा है। अब आया टॉसिलिजुमैब। ये भी एक कॉमन ड्रग है जो आप सुन रहे होंगे कि बहुत सीवियर केसेस वाले पेशेंट्स को बोला जा रहा है। बेसिकली रेमडेसिविर टॉसिलिजुमैब, बहुत दुख की बात है कि ऐसे पेंडेमिक में भी कुछ लोग इसको अपने फायदे के लिए मतलब ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। और 41,000 तो इस ड्रग की MRP है। मैंने सुना है लाखों में एक तरह से लोग अरेंज कर रहे हैं इसको बोलने के बाद। खैर जो भी हो, ये उसी ग्रुप की है, टॉसिलिजुमैब, सैरिलुमैब, सिल्टुक्सीमैब। ये सैरिलुमैब और सिल्टुक्सीमैब है। ये अभी इंडिया में मेरा जहां तक लेटेस्ट अपडेट था, अभी मैं 2-3 दिन से मार्केट में पूछ नहीं पाया हूँ, लेकिन तब तक ये अवेलेबल नहीं थी। एक दूसरी है बिवेसिजुमैब, जिसपे सिर्फ एक ट्रायल थोड़ी सी सिंगल आर्म की हुई है। सिंगल आर्म मतलब उसमें प्लेसेबो यूज नहीं किया है, तो वो भी कह रहे हैं यूज करने के लिए। तो इसमें देखिए टॉसिलिजुमैब उन लोगों में ही यूज करनी होती है जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होता है, या फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट जैसे बाईपैप, सीपैप है। और जो कि और इसको आप जैसे आईसीयू में पेशेंट भर्ती हुआ उसके 48 घंटे के भीतर अगर यूज होती है तो ही बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए पेशेंट लो फ्लो पे है, 4-5 लीटर पे है, उसको आपने टॉसिलिजुमैब दी जाए, उसमें इसका बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ लो फ्लो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन में किनको बेनिफिट होता है, सिर्फ उन्हीं को होता है जब वो यदि स्टेबल नहीं है और वो हाई फ्लो की तरफ जा रहे हैं कि भाई उनका 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 हो रहा है, ठीक है, उनमें। और दूसरा, उनमें ऑलरेडी स्टीरॉइड चल रही हो, उसके बावजूद वो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और उनका सीआरपी 75 से ज्यादा आ रहा हो। सीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है। इन लोगों में टॉसिलिजुमैब देना होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें जो ये है कि इसमें एविडेंस अभी तक के मेटा एनालिसिस 5,000 पेशेंट्स को देख के ये पाया गया है कि इसमें मृत्यु दर पे जरूर असर पड़ता है, अगर ऊपर वाली क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए समय से टॉसिलिजुमैब दे दी जाए तो। अभी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम क्या आ रही है, बहुत सारे पेशेंट्स को जब पता चल जाता है तो उन्हें अरेंज करने में ही 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है, जो कि इस ड्रग को देने का आइडियल टाइम होता है। और नेक्स्ट जो अभी लेटेस्ट आप सुन रहे होंगे, T2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो हमारी DRDO ने बनाई है और इसको 9 मई को अप्रूव किया गया है। हमारी जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI है, जो कि सारी ड्रग्स जो हमारे यहाँ सारी मेडिसिन जिनको अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है, सबसे हमारी प्राइम बॉडी जो है। और इसमें जो इन्होंने क्लेम किया है, वो ये क्लेम किया है कि इसने कोविड-19 के पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज थे उसमें रिकवरी पाने के लिए बड़ा हेल्प किया है, ऑक्सीजन डिपेंडेंस को कम किया है। और इसका जो फेज 3 ट्रायल था वो 220 पेशेंट पे था। लेकिन मैं इस पे कुछ कमेंट ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस ट्रायल की जो डेटा थी वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो कौन से पेशेंट लिए गए थे, कौन सी कैटेगरी के थे, क्या एज ग्रुप था, क्या उन्हें एडिशनल कोई मेडिसिन चल रही थी, बहुत कुछ देखना अभी 2DG में बाकी है। उम्मीद है कि ये लोग डेटा अपना पब्लिश करेंगे अप्रूव होने के बाद जल्द ही या उससे पहले, और उससे हम इस पे क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो आपने देखा कि जब आप रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स में आते हैं ना सर, कि इतनी सारी ड्रग्स हमारी आ रही हैं, जा रही हैं, और देखिए इसमें ये ना एक जो जब रोग नया होता है, बहुत सारी ड्रग्स आएंगी, बहुत सारी ड्रग्स जाएंगी, हमें भी कंफ्यूजन होगा। आज तक मैंने कहा कि हम बहुत लकी थे कि मैक्सिमम
डिजीजेस के बारे में इन सेंचुरीज, ये जो इससे पहले के दशकों में हमें पता था, उनके अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें पता था, बहुत सारी चीजें क्लियर थी। पर ये ऐसा रोग है जिसको खुद हम भी एक नए डिजीज को डेवलप होते हुए आते हुए, और उसके ड्रग्स की एक ड्रग्स आ रही है, फिर उसका असर शुरू में दिख रहा है, बाद में नहीं दिख रहा है, फिर दूसरी ड्रग आ रही है, तो एक पूरा ड्रग डेवलपमेंट का स्टेज है। तो इसको पूरा हम और आप देख रहे हैं, और इसीलिए इन अपडेट से हमें बिल्कुल ही अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन सी ड्रग कब अप्रूव होती है, कब उसको हम हटा देते हैं, इस पे नजर रखेंगे तो हम अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छा ट्रीट कर पाएंगे। और अगर पेशेंट्स भी इन चीज को समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो खुद इन चीज को समझेंगे, अगर व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे, और थोड़ा सा उन्हें आइडिया होगा कि नहीं, कुछ ड्रग्स जो पहले यूज होती थी वो हो सकता है मेरे डॉक्टर मुझे अभी प्रिस्क्राइब ना करें, तो इसका फायदा ऑल ओवर, हमारा मोटिव जो होता है कि भाई पेशेंट के लिए अच्छा हो, उसको अचीव करने में हम जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं ये जनरल पब्लिक के लिए जो एक शॉर्ट टॉक थी, उसको मैं फिनिश करना चाहूंगा। इससे कम में शायद मेरे लिए इतने सारी चीजें बताना बड़ा मुश्किल होता। तो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चंस। So now you can on your video. या स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं सर? हाँ जी। बहुत ही अच्छी हमें जानकारी मिली, क्योंकि दवाइयों को लेके विशेषकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स है, और आपने सही कहा सर कि लोग खुद भी इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो खुद जिद करने लगते हैं कुछ चीजों का कि उन्हें नहीं चाहिए होती उस टाइम। और तो सबसे ये कहना है कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, आपको जब जिस मेडिसिन की जरूरत होगी वो आपको जरूर देंगे। तो इसी के साथ हम कुछ जिज्ञासाएं लेते हैं सर, काफी सारी जिज्ञासाएं हैं। तो बिल्कुल। जी, विपुल जी जैन, उनके बाद संजय जी चौरड़िया। विपुल जी जैन, हाँ सर, अगर आप नमस्कार। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरी वाइफ को कोविड हो गया सर। मोटा मोटी 7 तारीख को मोटा मोटी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हुई थी। तो 10 तारीख से उसको बुखार आना शुरू हो गया। ठीक है। तो 10 तारीख से मतलब डॉक्टर कंसल्ट में हमने उसको पैरासीटामोल 650 mg और डॉक्सी डॉक्सी 100 और एजिथ्रोमाइसिन, जी। ये मेडिसिन हमें प्रेस्क्राइब कर रखी थी, ठीक है साहब। तो जी। मोटा मोटी वो जो बुखार है वो हर 2-3 घंटे में वापस आ जाती है। अभी आपको जैसे जो बुखार थी वो तो आपने बताया 10 को आई थी, उसके पहले जो सिम्टम स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे? वो सिम्टम्स मोटा मोटी उसको हल्का फुल्का मतलब वो जुकाम लगी थी डॉक्टर साहब उसको, वो आपको हाँ। 7 तारीख को। हाँ, तो 7 ना आपका डे 1 होगा। ठीक है, तो डे डे 1 1 होगा, के ठीक हिसाब से आप 5वें या 6ठे डे पे आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है तो जी, अभी ठीक है। अगर पैरासीटामोल से आपको नहीं हो रहा है तो आप नेप्रोक्सेन 250 mg बीडी भी ले सकते हैं। वो अच्छा अच्छी, नेप्रो मतलब वो, हाँ, नेप्रोक्सेन जो है ना, हम्म। नेप्रोक्सेन दवाई होती है, वो भी आप ले सकते हैं। और जब आपका 6-7 डे हो ना, तो आपको अपना एक सीबीसी और एक सीआरपी जरूर करवाएं। ठीक है, ठीक उसका है। तो हम सुबह शाम ले ही रहे हैं, तो वो अगर मैं नहीं भी हुआ तो डॉक्टर हाँ अनिल या हाँ कोई भी रहेंगे, डॉक्टर नीलेश, हम हाँ सब, हाँ तो आप उस रिपोर्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं। बुखार आती है इसमें, हाँ और हाँ। ये वायरेमिया का फेज, जैसे मैंने बताया ना, पहले 7 दिन वायरेमिया का फेज होता है, तब हम्म। काफी बुखार आती है। अगर उससे कंट्रोल नहीं हुआ, बुखार बढ़ती जाएगी, तो हम आगे अगेन बताया सीबीसी और सीआरपी से हम उसको इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। एसपीओ2 कितना है उनका, मैम का? ऑक्सीजन लेवल सुबह सुबह मॉर्निंग में 90 96 97 था। हाँ हाँ, और तो फिर और कोई अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो हाँ हाँ। 6 और 7 डे पे ना, हम बस ये ध्यान रखेंगे कि सीआरपी ना बढ़े इनका। ठीक अच्छा है, अच्छा। अगर सीआरपी सिंपल, देखिए, ज्यादा दवाई के पीछे जाने से इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ इसमें टाइमली जो, अगर हम इन्वेस्टिगेशन से सिर्फ ये नजर रखें कि हमारा इम्यून सिस्टम 7वें दिन के बाद अगर हाँ हाइपर एक्टिव नहीं हो रहा है, तो हम इसे हाँ बहुत हाँ। अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आपने सिर्फ आप 6 या 7 दिन वेट करिए, हम्म। और उसके बाद में 7वें दिन आप अपनी सीबीसी सीआरपी कराइए। ठीक ठीक है, है उससे साहब, हमें मोटा ठीक है। मोटी सब पता चल जाता है। ठीक और है। उसके बाद में पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है, बुखार देखिए आएगा जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ। और 7 ठीक डे है 8 डे के बियॉन्ड जाएगा तो फिर हम देखेंगे। डॉक्टर साहब बाकी आप अभी। नेप्रोक्सेन लीजिए, उससे उनको ओके। अगर कोई बॉडी दर्द वगैरह है उसमें भी आराम होगा, बुखार भी टूटेगी। ठीक है। ठीक है, इनफैक्ट आप उसके अलावा मेफ्टाल भी आप ले सकते हैं सुबह शाम ना, 500 mg बीडी।
और मेफ्टाल, हाँ मेफ्टाल आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आप डॉक्टर, करके देखिए। हाँ बताइए। तो अभी उससे वाइफ को शिवरिंग हो रही है एकदम, मतलब बुखार नहीं है अभी, पर वो उसको हम्म। बहुत शिवरिंग हो रही है। देखिए शिवरिंग जो होती है ना, वो 2 रीजन से होती है। जब आपको बुखार आता है ना, तेज हाँ बुखार, हाँ, कितना बुखार जा रहा है उनका? बुखार उनको मैक्सिमम 100। हाँ, तो देखिए कई बार क्या होता है, ये एक बॉडी का मैकेनिज्म होता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना सराउंडिंग से, तो कई हाँ बार हाँ, आपको ठंड लगती है। तो शिवरिंग अच्छा, जब भी हो रही हो, हाँ उस हाँ, टाइम आपको उन्हें कंबल से कवर कर देना है, उनको ठीक है, कंफर्टेबल रखिए। और ठीक है, अगर शिवरिंग अगर कम होती है और उस टाइम पे 102 103 बुखार, कई बार होता है ना कि 100 बढ़ता जाता है बुखार, हाँ पर हाँ, शिवरिंग नहीं ठीक, होती, उस टाइम हमने क्या करना होता है, स्पॉन्जिंग करनी होती है। पर अगर शिवरिंग हो रही है, उस टाइम हमने ब्लैंकेट से ढकना होता है पेशेंट को। सभी से एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रही हूँ सर। रोज ऑनलाइन कोविड परामर्श क्लिनिक डेली चलता है, जूम पे ही चलता है वो। उसमें सर भी रहते हैं सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6। उसका मैसेज और लिंक मैं चैट बॉक्स पे शेयर कर रही हूँ, तो आप वो सेव कर सकते हैं। और जिन किन्हीं को भी बाद में और भी जिज्ञासाएं हो तो उन सेशंस में भी आप रख सकते हैं वो जिज्ञासाएं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप टेस्ट या कुछ भी करवा के उसके बाद में आप उन सेशंस में जो डेली चलता है 9 से 10 सुबह और शाम को 5 से 6। अभी संजय जी चौरड़िया, उनके बाद रामदयाल जी जैन। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र डॉक्टर सर। आका जी, जय जी। वैसे मेरा प्रश्न कोई दवाइयों से रिलेटेड नहीं है, कोई बात लेकिन नहीं। आप हमारे सभा क्षेत्र में हैं। मैं दक्षिण दिल्ली सभा का अध्यक्ष हूं और टीपीएफ का फाउंडर मेंबर भी हूं। हमारे सभा क्षेत्र में कई बार दवाइयों को लेकर के कई बार उआपों की स्थिति बनती है, तो आपकी सलाह पर्सनली एम्स में आकर भी मिला जा सकता है या आपका निवास स्थान हमारे सभा क्षेत्र में ही होगा? तो आप हमारे साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, इसकी एक अनुरोध आपसे। एक्चुअली मेरा जो रेजिडेंस है वो दूसरे क्षेत्र में है, ईस्ट दिल्ली में। तो मुझे पता नहीं, मैं आपसे मतलब ये आप मुझे मतलब पर्सनली फोन करके अगर हम डिस्कस कर लें तो वैसे बेटर कोई बात रहेगा नहीं, ना। बस आपका कांटेक्ट वगैरह मुझे आप कैसे मिल पाए थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ मैम, कैसे करना होगा कविता मैम? सर अगर टीपीएफ दिल्ली के जो श्रील जी या किसी से वो ले सकते हैं आपको कांटेक्ट, हाँ ठीक, या भंडारी अगर ले यहाँ लीजिए। है धन्यवाद। उसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं सर जी का जी बिल्कुल। कांटेक्ट। रामदयाल जी जैन, उनके बाद प्रेक्षा जी पोरवा। हेलो, हाँ हाँ जी, जय बोलिए। हिंद सर। जय मेरे जितेंद्र समझ सर। में मेरे समझ में है कि जब बहुत 45 ईयर्स ओल्ड और मोटे हैं, काफी ओबीज हैं, और पीछे उनको कोविड हो गया है। 24 तारीख को उनका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो घर पे होम आइसोलेशन में थे, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होते गए और फाइनली हमें यहाँ ग्रेटर नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ा। आईसीयू में है वो, मेकशिफ्ट इमरजेंसी में, और वहां पर वो अभी रिकवर कर रहे हैं। और तो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ उनका जो एसपीओ लेवल है वो 96 आ गया है, और विदाउट ऑक्सीजन जो है वो 2 घंटे 1.5 घंटा उनका रहता है 90 के आसपास। लेकिन जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनका O2 लेवल जो है वो एकदम 65 पे आ जाता है, दवा के वो देखते हैं तो एक तो ये प्रॉब्लम है सर। दूसरा ये कि आरटीपीसीआर जो है, डॉक्टर चाहते हैं कि उनका आरटीपीसीआर जो है नेगेटिव आ जाए तो हम उनको जो है नॉन कोविड वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 बार आरटीपीसीआर कराया गया, फर्स्ट टाइम 24 को, उसके बाद फिर 2 बार कराया गया, और लास्ट टाइम पिछले 10 मई को कराया गया परसों। उसमें भी आरटीपीसीआर जो उनका पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या कारण हो सकता है पॉजिटिव मैं आने का? बताता हूँ, मैं दोनों का आपका उत्तर दे दूंगा। देखिए क्या होता है कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो हमारे फेफड़े अफेक्टेड होते हैं, है ना। और हमारे जी फेफड़ों का काम क्या होता है, बाहर की ऑक्सीजन को लेके और हमारी बॉडी में भेजना, ठीक है। जी अब आपको पता है ना, कोई भी चीज जब बिगड़ जाती है तो वो बेसिक से स्टार्ट होती है बनना, है ना। जी तो अभी क्या है, उन्होंने एक इन्फेक्शन को फाइट किया, अब उनके लंग्स जो है अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्टार्ट में कोई भी मशीन क्या काम करेगी, वो पहले छोटा काम करेगी कि भाई जी लेटने के दौरान हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है ना जी बॉडी की, वो बिल्कुल जी कम होती है, क्योंकि भाई कोई एनर्जी नहीं है, मसल्स में कोई यूज नहीं हो रहा, है ना। तो इस वजह जी से क्या है, लेटे के दौरान लंग्स इतनी रिकवरी कर चुके हैं
कि वो लेटे के दौरान तो वो बिल्कुल आराम से आपकी बॉडी में ब्लड को पहुंचा चुके हैं, लेकिन वो इतने भी अभी रिकवर नहीं हुए हैं कि जैसे ही वो खड़े होते हैं ना, तो खड़े होने पे क्या होता है, हमारी सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं, सारी कहती हैं मुझे भी ऑक्सीजन दो, मुझे भी ऑक्सीजन दो, मुझे भी ऑक्सीजन दो। तो लंग इतनी ऑक्सीजन अभी नहीं दे पा रहा है। विद टाइम क्या होगा कि जैसे जैसे फेफड़े रिकवर करेंगे ना, उसमें वो भी कैपेसिटी आती जाएगी। जैसे अभी लेटे में 96 आ रही है, फिर कुछ टाइम बाद बैठे में 96 आने लगेगी, फिर जब वो पाँव नीचे लटका के बैठेंगे तब भी वो मेंटेन होने लगेगा, फिर खड़े होंगे तो मेंटेन होगी, फिर 2 कदम चलेंगे तो मेंटेन होगी। ऐसे करके धीरे धीरे, देखिए कोई भी मकान ध्वस्त होता है तो जल्दी से हो जाता है, पर बनने में स्टेप वाइज लगता है ना। तो इसलिए उसका आप निश्चित रहिए, एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो कैपेसिटी उनकी ग्रो होती जाएगी। प्रेक्षा जी पोरवाल, उनके और बाद इनका चिराग। मैम सेकंड क्वेश्चन था आरटीपीसीआर को लेके। देखिए आरटीपीसीआर जो नेगेटिव नहीं आया है ना, आपने अभी रिसेंट सुना होगा कि 14 दिन के बाद आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं होती अनलेस कि आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ आरटीपीसीआर बेसिकली क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब जब आपकी हमारी बॉडी में जब वायरस इन्फेक्शन के बाद खत्म हो गया है, तो भी क्या होता है, वायरस के पार्टिकल जो होते हैं ना वो घूमते रहते हैं, डेड पार्टिकल्स। तो आरटीपीसीआर में वो डेड पार्टिकल्स की पॉजिटिविटी वो दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि उनके इन्फेक्शन हो, बट वो एक प्रोटोकॉल चला आ रहा है, उस वजह से आरटीपीसीआर को अब हम अभी भी पॉजिटिव मान रहे हैं। पर कभी भी ये समझिए कि आरटीपीसीआर 14 दिन के बाद पॉजिटिविटी आना इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है, वो ठीक हो चुका है, सिर्फ डेड पार्टिकल्स की वजह से वो पॉजिटिविटी आ रही है। इसलिए आप निश्चित रहिए, अगर उन्होंने 96 पे कवर करना शुरू कर दिया है लेटे वाले में, तो कुछ ही दिनों की बात है, स्टेरॉइड्स उनके चल रहे होंगे, वो चलते रहेंगे और धीरे धीरे उनके लंग्स रिकवर हो जाएंगे। प्रेक्षा जी पोरवाल, उनके बाद चिराग जी सुराना। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मेरे दादा को 1 मंथ पहले कोविड हुआ था, उसके बाद वो रिकवर हो गए थे, फिर मतलब एवरीथिंग वाज फाइन आफ्टर दैट। फिर उनको वाटर रिटेंशन हो रहा था सर, लंग्स में, एब्डोमेन में और पैर में स्वेलिंग भी थी। और उनका जो हार्ट रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग वाज फाइन, हार्ट उनका 95% मतलब बहुत प्रॉपर ही था सब चीज। एंड नाउ डॉक्टर्स आर सेइंग दैट वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, इवन दे आर नॉट वेरी श्योर, सो दे हैव सजेस्टेड फॉर बायोप्सी एंड ही इज 78 years old. So उनका जो किडनी फंक्शन है वो 30% कम हो गया है, एंड उनको जो उनका प्रोटीन था वो यूरिन से निकल रहा था, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था बॉडी में, बट नाउ जो क्रिएटिन और प्रोटीन लेवल से दे आर इम्प्रूविंग. So sir, what are your views on this? See, this could be एक ये है कि कई बार क्या होता है कोविड में ना, मल्टी सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये उनको पहले भी, कोविड से पहले भी कोई डिजीज था या कोविड के बाद ही ऐसा हुआ सर है? उनका 2001 में ओपन बाईपास सर्जरी हुआ था हार्ट का, पर उसके बाद से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उनको डायबिटीज ये सब भी कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो कोविड से पहले बिल्कुल हेल्दी थे, ये सब जो उनके सूजन वगैरह है वो सब कुछ भी नहीं थी। नहीं, वो सब कुछ नहीं था सर। हाँ, तो देखिए जो आपने बताया है ना, हाँ, हाँ बताइए बताइए। डॉक्टर्स बोल रहे हैं जो मतलब डोजेस दिए थे एक्स्ट्रा मेडिसिन की वजह से उससे किडनी पे असर पड़ गया है, पर उनको देखिए ऐसा, एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है। वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें दो हो सकते हैं। कोविड अपने आप में ना, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स होता है, तो कई बार क्या होता है, ये इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है कि उसने अफेक्ट किया हो, राइट। और सेकंड ये हो सकता है कि जो भी, अब हमें ये नहीं पता है उन्हें दवाइयां, इसलिए मैं वो कमेंट नहीं करूंगा कि दवाइयों की वजह से हो, अनलेस कि वो दवाइयां देख के ना बताया जा सके कि वो किसी तरह का किडनी पे अफेक्ट कर रही थी या नहीं कर रही थी, ठीक है। बट ये कोविड के बाद जो इम्यून रेस्पॉन्स, हाइपर इम्यून रेस्पॉन्स हो सकता है, ये एक उसके कारण से हो सकता है। सेकेंड जो अगेन आपने बताया मेडिसिन वाला, और अभी क्योंकि ये उनकी बहुत सारी सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है ना, तो इतना सिर्फ जैसे बहुत मुश्किल होगा अभी बिना सारी रिपोर्ट्स को देखे हुए कि भाई लंग्स का क्या स्टेटस है, किडनी का क्या स्टेटस है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेफिनेटली हम आपने जो बताया है वो किडनी को अफेक्ट कर ही रहा है ना, लेकिन फिर भी लंग्स का क्या स्टेटस है और क्या सिर्फ किडनी तक है, और भी चीजें इसमें देखनी पड़ेगी। तो इट इज बेटर कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर में ना इस चीज को नहीं एड्रेस सर, वो करवा। एडमिटेड है, करेंटली एडमिटेड है नेफ्रो वार्ड में। कहाँ पर? सर रायपुर, वी आर फ्रॉम छत्तीसगढ़। नेफ्रो वार्ड में है ना वो? या हाँ, नॉन नेफ्रो कोविड वार्ड में ही है सर, नॉन कोविड वार्ड में। हाँ ठीक है, तो दे विल टेक केयर ऑफ दैट। आई थिंक व्हेन दे आर एडमिटेड उन्होंने काफी कुछ उसको एड्रेस कर रखा होगा, है ना। सर 3 दिन तो बेसिक चल रहा था क्योंकि डॉक्टर्स वर नॉट श्योर,
So आप देखिए they are ऐसा होता है, suggested मैं for आपको बताता biopsy. हूँ, जो डायग्नोसिस होता है ना उसमें टाइम लगता है. इट इज नॉट कि वो एक दिन में ही हो जाता है. इट टेक्स टाइम. इवन इफ यू गो टू हार्वर्ड इट विल टेक टाइम, है ना. हमें क्या होता है कि हम हॉस्पिटल जाते ही हमें एक एक्सपेक्टेड होती है, वो अंडरस्टैंडेबल भी है कि जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो जाए. आपसे ज्यादा हमें पेशेंट का डायग्नोसिस करने की जल्दी होती है, पर कई बार ना रोग इस तरह से होते हैं कि उनको स्टेप वाइज ही हमें जाना पड़ता है. ऐसा नहीं होता कि जब हम दो तीन टेस्ट करेंगे तो हमें आगे का कोर्स पता चलेगा कि हाँ भाई इनसे हमें इस चीज की है. तो वो टाइम लेता है अपना. एज लॉन्ग एज ही इज इन हॉस्पिटल, आपने बस डॉक्टर से ये मतलब अपने डिजीज के बारे में डायग्नोसिस पे उनको टाइम देना है थोड़ा. ठीक है, डायग्नोसिस ही सबसे हार्ड होता है. डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट का तो सेट प्रोटोकॉल होता है ना. तो डायग्नोसिस के टाइम में आपको पेशेंस नहीं खोना है. अगर अच्छा हॉस्पिटल है, अगर मतलब आपने श्योरली अच्छी जगह ही कराया होगा, तो इट मे टेक टाइम. बाकी आप ऐसा कर सकते हैं कि उनकी एक केस समरी उनसे बनवा के सेकंड ओपिनियन भी अपनी जगह कहीं पे भी ले सकते हैं. केस समरी का मतलब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, पेशेंट का सब कुछ उसमें मेडिकल टर्म्स में लिख दिया जाता है, ताकि कहीं भी आप टेली में या कहीं भी सेकंड नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन लेना चाहें तो आप उसमें ले सकते हैं. वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा चीजों को क्लियर करने के लिए. चिराग जी सुराना, उनके बाद सुमन जी कोठारी। डॉक्टर साहब नमस्कार. नमस्ते मुझे 11 अप्रैल से सिम्टम आने शुरू हुए थे जी. और उसके बाद 8-10 दिन तक रहा था बुखार, मतलब 100 के नीचे ही था. बिल्कुल. स्टीरॉइड्स भी फिर चले और सिटी में मेरा 11 का स्कोर आया था. हम्म. और पहले एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, उसके बाद मेट्रॉल, ये सब दवाइयाँ चल गई काफी दिन तक. बट अभी भी मुझे डेली 99.9 99.7 दिन में 2-3 बार 5-6 घंटे रहता है बुखार. देखिए और 100 वो तक अपने हम आप वरी उतर. नहीं 100 तक ना हम वरी नहीं करते हैं. ठीक है, यूजुअली. अच्छा, हाँ. तो तो ये आपको मतलब मतलब जो लो टेम्परेचर आता है उसके बाद में आपको उसके साथ थकान वगैरह कुछ फील होती है, ऐसा फीवरिश या कोई तरह की दिक्कत? हाँ, वो रहता है. कभी सर दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, या वैसे लगता है कि अभी बुखार चढ़ रहा है, मतलब मुझे पता चल जाता है थोड़ा. देखिए कोविड के लक्षण होते हैं, और थोड़ा टेम्परेचर तो हम यूजुअली देखिए 100 से नीचे हम वैसे भी फीवर नहीं मानते हैं. और थोड़ा पोस्ट कोविड सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जिसमें प्रोलॉन्ग वीकनेस, बॉडी एक हेडेक रहना, वो टाइम के साथ यूजुअली बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है. बट उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर एक बार आपने ना मतलब ये है कि फिजिकल चेकअप कराना पड़ेगा आपको. वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप मस्त मस्त रहिए. मतलब 100 के ऊपर, अगर 100 से नीचे इतना वरी करने की जरूरत नहीं होती. हम बार बार रिपीटेडली मतलब सुबह शाम बताते रहते हैं पेशेंट्स को ना कि इतना 100 के नीचे अगर आपका है तो आप इतना वरीड मत होइए. सुमन जी कोठारी, उनके बाद अभिनंदन जी बैग। नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्ते ऋषि, हाँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं. एक चीज मेरे को पूछना था आपसे कि जो ये कोरोना में जिसको कोरोना हो जाता है, उसकी हाँ. मतलब एंटीबॉडी बनने के बाद दोबारा उसको फिर कोरोना हो तो कितना मतलब वो एंटीबॉडी वर्कआउट 3 मंथ्स का गैप जो है ना, 3 मंथ्स के बाद में री इन्फेक्शन देखा गया है. 3 मंथ्स के बाद में अगर पेशेंट का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो उसे री इन्फेक्शन माना जाता है. तो बेसिकली हम ये जान रहे हैं कि जो नेचुरल कोविड इन्फेक्शन है वो आपको 3 महीने तक मतलब इम्यूनिटी दे देता है. और अब तो ये भी आ रहा है कि उससे पहले भी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं. तो देखिए कोविड ऐसा है कि जो जिसके बारे में अभी हम भी लर्न ही कर रहे हैं. पिछले साल आया, डेटा मिल रही है, और इसमें डेटा ही टाइम ही आपको बताता है कि कितने टाइम बाद होगा. पर अभी के लिए आप मान के चलिए कि 3 मंथ्स के बाद दोबारा अगर आपको सिम्टम आते हैं, और ऐसा मैंने देखा है जिनको फरवरी में हुआ था उनको 3 मंथ्स बीतने के बाद अभी वापस वो पॉजिटिव हुए हैं मेरे रिलेटिव्स में ही. तो 3 मंथ के बाद अगर दोबारा सिम्टम आते हैं तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि दोबारा कोरोना नहीं हुआ होगा. वो डेफिनेटली कोरोना हो सकता है. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. अभिनंदन जी बैग, उनके बाद माधवी जी। जय जिनेंद्र पंकज जी. हाँ, जय जिनेंद्र सर. मेरा क्वेश्चन कोरोना से प्रिकॉशन का है. हाँ जब जी. हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, जी क्योंकि जी. बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं कि वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, तब तक हम फिट हैं, वैक्सीनेशन करवा के आते हैं तब कोरोना हो जाता है. तो अब मेरे को वैक्सीनेशन करवाने जाना है तो मेरे को क्या चीज का प्रिकॉशन रखना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये जो वो एक मिथ है, मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, ठीक है,
एक चीज आप समझ लीजिए कि पहली डोज ऑफ वैक्सीनेशन और दूसरी डोज ऑफ वैक्सीनेशन के भी महीने 1.5 महीने बाद ही आपकी फुल इम्यूनिटी जनरेट होती है। तो उस बीच में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एक डोज वैक्सीन लगा ली तो ये सोचते हैं कुछ इम्यूनिटी तो आएगी आएगी, तो थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने दोनों आप सेफली जाइए, अपना वैक्सीन लगवा के आइए। कुछ वैक्सीन के बाद आपके कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो वैक्सीन से रिलेटेड होते हैं, पर वो माइल्ड होते हैं, जैसे फीवर आना, बॉडी एक होना, माइल्जिया होना, उनसे आपको घबराना नहीं है। आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, वो सबसाइड हो जाएंगे। सीवियर वैक्सीन रिएक्शंस बहुत ही कम केसेस में देखे गए हैं, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो आपने वापस उस वैक्सीन सेंटर में या किसी भी नियरेस्ट सेंटर में आप अप्रोच कर सकते हैं, पर वो एक बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी वाली बात है। अपने अपने कहते हैं ना, आपने अपने शस्त्रों को नीचे नहीं करना है, बस जो आप ये मास्क का शस्त्र लेके जा रहे हैं उसको ऊपर रखना है। कम से कम वैक्सीन की 2 डोज लगने के 1.5-2 महीने बाद तक, तभी आपकी फुल इम्यूनिटी जनरेट हो पाएगी। मास्क और सैनिटाइजर ये दोनों हमारे जी शस्त्र मैम, यही शस्त्र हैं अभी तो। करने के लिए। माधवी जी, उनके बाद ऋषभ जी केरला। माधवी जी। हेलो। हेलो। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र डॉक्टर, हाँ जी। एक्चुअली 24 को मेरे को एकदम थकान जैसी हो रही थी और मेरे को लाइक पता नहीं ऐसे सुस्त सुस्त होके बुखार आ गया था। ठीक है। तो 2 दिन तो मैंने लाइक डोलो 650 लिया, जैसे गोली लेती थी ठीक आराम मिलता था। फिर डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला कि दिस आफ्टर 7 days इट विल टर्न इनटू कोविड इफ यू डोंट टेक दीज टैबलेट्स। तो उन्होंने HCQ 200 जिंकोल्ड और ऐसे लाइक लिस्ट ऑफ टैबलेट्स दे दिया मलेरिया रिलेटेड। बिल्कुल। तो 2 दिन लिया मैंने, तो फिर मेरे को ऐसे छाती में अटकने जैसे लग गया। तब मैंने एक और डॉक्टर के पास गया, दूसरी डॉक्टर के पास गई थी, 28 को गई थी। तो 28 को उसने बोला कि ये सभी तो लेने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने चेंज कर दिया प्रिस्क्रिप्शन। तो 3 दिन लगातार मैंने वो गोलियां ली, फिर उसने बोला कि कोविड टेस्ट करा लो। तो उन्होंने वो गोलियां दी थी लाइक डॉक्सी, ग्रिलिन टेक्स, खांसी भी हो रही थी, और म्यूनिसी 600 वो या पल्मो क्लियर करके दोनों में ऐसे गोलियां दी थी। ठीक है, फिर कोविड टेस्ट नेगेटिव आया मेरा। फिर मेरे हस्बैंड को लाइक 5th को है ना, मेरे को खांसी ऐसे है, लाइक कफ आता है, म्यूकस आता है। क्या कलर का आता है? व्हाइट। आपको और कोई हिस्ट्री है एस्थमा वगैरह की या एलर्जिक एस्थमा की या सांस बजने की? नो, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और म्यूकस अभी भी इतने दिन हो गए। फिर एक और अभी मेरे हस्बैंड को होने के 7 days के बाद 3rd को उनको लाइक बुखार आया था। तो फिर उनको भी लाइक टेस्ट कराया, 5th को कराया तो पॉजिटिव था, तो वो क्वारंटाइन हो गया। तो उनके 3rd से लेके अभी मैंने लाइक ट्यूसडे को कोविड टेस्ट कराया, दिस ट्यूसडे। वेडनेसडे को लाइक नेगेटिव ही आई है, पर खांसी ऐसे कफ भी आता है। सुबह सुबह म्यूकस में लाइक ब्लैक ब्लैक आता है, नोज से भी है ना काले काले निकलते हैं, वाइट वाइट म्यूकस। मेरे को क्या हो रहा है? दोनों को सेम हो रहा है आपको? नहीं, उनको अलग है, उनको पूरा कोविड है, उनको स्मेल नहीं है, उनको नहीं, पूरा खांसी की जो प्रॉब्लम है वो दोनों में है या एक में ही है आपको? उनको भी है थोड़ी, मेरे को भी है। उनको मतलब 7-8 दिन से ज्यादा हो गए हैं ना अब? हाँ, अभी 7 days हो गए ऊपर। हाँ, हो गए ना। तो देखिए अभी जो ये है ना, ये थोड़ा सा कोविड की खांसी कुछ पेशेंट्स में रह जाती है। अब तो देखिए आपका जो RT-PCR हुआ ना, वो भी बहुत लेट हुआ था, ठीक है। आई थिंक इट शुड हैव बीन डन ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, ठीक है। तो खैर हम उस पे चले जाते हैं। अब तो आप दोनों उस फेज से बाहर आ चुके हैं। अब जो खांसी है ना, उसके लिए आप अभी के लिए सिर्फ आप एंटी एलर्जिक जैसे एस्थेलिन है और नेबुलाइजेशन है, आप एस्थेलिन से नेबुलाइज भी करके देखिए, है ना। और तीसरा जो है आप 4-5 दिन जो ब्यूडेसोनाइड जो नेबुलाइजेशन है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का होता है, वो भी आप ले सकते हैं, मतलब 1 मिलीग्राम सुबह शाम, ठीक है। उससे आपकी खांसी काफी कम हो जाएगी। अंतिम जिज्ञासा ऋषभ जी गेल्डो। हेलो सर, मैं ऋषभ जी गेलड़ा की बेटी बात कर रही हूँ, श्रद्धा। हाँ जी। सर, मेरे नाना, उनका एज है 73
पिछले 9 डेज से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ओबेज है, डायबिटीज है, बीपी है, एंड अभी जो कल उनका डी डाइमर करवाया है वो 980 आया है, CRP इज 59, इंटरल्यूकाइन इज 22, फेरेटिन इज 756, LDH इज 802, एंड ऑक्सीजन उनको अम्बू बैग लगा हुआ है, और वो डॉक्टर बोलते हैं कि जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 96-94 तक जाता है, बट जैसे अगर वो वॉशरूम के लिए भी उठे या थोड़ा सा भी उठते और ऑक्सीजन हटाते हैं तो वो ड्रॉप कर जाता है। तो ही इज लाइक कि उनको, और उनका रेमडेसिविर का 6 इंजेक्शन हो चुका है, स्टेरॉइड्स भी चल रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट आगे? देखिए अभी तो उनका जो वायरल फेज है ना वो निकल चुका है, और अभी उनका सेकंड फेज चल रहा है जिसमें जो स्टेरॉइड्स ड्रग दे रहे हैं ना, देखिए ऐसा होगा, कोविड की जो रिकवरी होती है ना, वंस पेशेंट सीवियर स्टेज में ज्यादा है, ज्यादातर ना टाइम लेता है वो। जैसे आप किसी भी चीज को समझिए कि कोई भी चीज जो डैमेज होती है ना वो तो 1 सेकंड में मान लीजिए डैमेज हो जाती है, पर रिकवरी क्या होती है, स्टेप वाइज होती है। हमारे फेफड़े है ना, इन पे सबसे कमजोर, इनको पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देनी होती है, तो हमारी बॉडी सबसे रिलैक्स पोजीशन में लेटने में होती है। तो जब हमारे जो लंग्स है वो जब रिकवर करना शुरू करेंगे ना, तो मिनिमल ऑक्सीजन वो देने की कैपेसिटी में पहले आएंगे कि भाई रेस्ट पे वो आपको पूरा दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो खड़े होंगे, बैठेंगे, तो क्या होता है, आपकी पूरी मसल्स एक्टिवेट हो जाती है, तो वो सारी मसल्स की रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उतनी ऑक्सीजन लंग्स फेंक नहीं पाते शुरू में रिकवरी के। तो जैसे जैसे रिकवरी होगी ना स्टेप वाइज, उनकी जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये डिपिंग वाली प्रॉब्लम है ना जो टॉयलेट में जाने के दौरान होती है, वो सब भी कम हो जाएगी। तो तब तक आपने ध्यान रखना है कि उनका सपोर्ट के साथ ले जाना है, टॉयलेट के दरवाजे बंद नहीं करने हैं, ज्यादा डिपिंग हो तो बेड पे ही ट्राई करना है या व्हील चेयर से ले जाना है, ऐसा करके ध्यान रखना है। एकदम से रिकवरी नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। थैंक यू सर। और काफी सारी जिज्ञासाएं थी जिनको मैं नहीं ले पाई हूँ, मैं उनसे माफी चाहती हूँ। आप जो सर ऑनलाइन परामर्श, ऑनलाइन कोविड परामर्श क्लिनिक में भी आप सर से पूछ सकते हैं, सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6। तो जिनकी भी नहीं ले पाई हो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कल से। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जी भंडारी, डॉक्टर अनिल भंडारी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। सबसे पहले सर गुड इवनिंग सर, आप कहाँ थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल पंकज जी आपका बहुत प्रोग्राम सुन रहा था, हमेशा मिस रहता हूँ। हम और गुप्ता जी तो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। बिल्कुल तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जितने भी ऑडियंस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि वो ये सब चीज का जो है उन तक प्रॉपर लाभ पहुंचे, तभी हमारा इस प्रोग्राम की सार्थकता रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रग्स रैम्पेंटली यूज होते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि सभी लोग इस चीज को समझे कि कोई 2 प्रेस्क्रिप्शन सेम नहीं होता है। बहुत बारी हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, वो 4 जगह पे चल रहा है कि मेरे घर में इसको भी ये कोरोना हुआ था तो वही दवाई ले लें क्या, हमने ये ले लिया, डॉक्सीसाइक्लिन ले लिया, फेविपिराविर ले लिया। बिल्कुल आप बिल्कुल मत लीजिए, रैशनल ड्रग को यूज करिए। यही हमारा बताने का मकसद होता है। हम लोग मॉर्निंग इवनिंग में अपने गाइडेंस क्लिनिक में इजीली अवेलेबल रहते हैं। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आप अच्छे से उसको प्रॉपर्ली यूज करके न केवल अपने पैसे का, अपनी चीज का पूरी तरह से जो है सदुपयोग करके आप उसको बचा सकते हैं। अननेसेसरली एक्सपेंडिचर इस पैंडेमिक टाइम में न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी वो बहुत नुकसानदायक रहते हैं। हम उस सिस्टम को भी कोलैप्स करते हैं, जिससे बार बार सीटी स्कैन कराने जाते हैं, दवाइयों का हम लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं, उससे जो है अननेसेसरली ब्लैक मार्केटिंग होती है, जिसको जरूरत है उसको मिलता नहीं है। तो आप छोटा से छोटा प्रयास भी करेंगे। यदि आप यहाँ पे 150 लोग हम देख रहे हैं, यदि वो भी इस चीज को समझेंगे और अपने आसपास के लोगों को इस बात को समझाने का कोशिश करेंगे, तो हमारे इस प्रोग्राम की सार्थकता और बढ़ेगी। और आसपास के लोगों को भी बोलेंगे उसको, प्रोग्राम्स को देखिए, समझे, जाने, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हमारे जितने भी डॉक्टर पैनल जो अवेलेबल होते हैं, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है, पूरा समय देते हैं वो अपने यहाँ पे आने के लिए। तो आप और लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो लोग भी ज्वाइन करें, और इस जो प्रॉब्लम पेंडेमिक है उसमें हम सब मिलकर के कुछ अच्छा करके जरूर बाहर निकलेंगे। ऐसे ही मेरी सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल जी भंडारी।
अब मेरा निवेदन महासभा के गुजरात जोन के आंचलिक प्रभारी श्री अनिल जी चंडालिया से आभार हाँ, जय जिनेंद्र, आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। मैं सर्वप्रथम तो गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपके मुखारविंद से समय समय पर हमको आप मार्गदर्शन कर पाते और आपके मुखारविंद से फरमाए हुए मंगल पाठ से हम कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। आज के स्वागत वक्तव्य में भाई श्री दीपक जी कावड़िया ने, जो सेंट्रल जोन टीपीएफ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्वागत के साथ साथ में अपनी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि मनोयोग से जो हम दवा लेंगे तो हम जल्दी ही ठीक होंगे। अब मैं आभार व्यक्त करूंगा ऐसे ही व्यक्तित्व का जिन्होंने मैंने अभी इनको काफी देर से सुना है, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि घबराहट से बचने का दूसरा नाम या यूं कहूं कि मनोबल को बढ़ाने का उपनाम श्री डॉक्टर पंकज नाटा। बहुत ही बारीकी से आपने समझाया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रदान की और सबसे बड़ी बात बताई कि आज इतने दिन से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं महासभा और टीपीएफ के माध्यम से, और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि दवा कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कब उसका फायदा है, घबराहट नहीं करनी चाहिए, और घर पे रहने के समय क्या क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आने वाले समय में कौन सी दवाएं फायदेमंद है। WHO में आज रेमडेसिविर की जबकि सब जगह डिमांड, और आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन भी अभी उसकी WHO ने भी मनाही कर दी है। और माइल्ड डिजीज क्या है, सामान्य डिजीज क्या है, प्लाज्मा कब लेना चाहिए, स्टेरॉइड कब देना चाहिए, जब और इम्यूनिटी आपकी कमजोर होने लग जाती है तब आपको क्या करना चाहिए। 7 दिन तक आप अपने मनोबल को मजबूत रखें, उसके बाद में अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होता है तो कैसे आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है या कैसा ट्रीटमेंट लेना है, आप डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहना, ऐसी छोटी छोटी अनेक बातों से आपने संपर्क करवाया। आपके प्रति बहुत बहुत अनंत अनंत आभार, जो आपने अपने समय में से समय निकाल करके आज अपने जन कल्याण के लिए, आज हमने जैसे आज इस जूम मीटिंग में 155 मेंबर उपलब्ध या 162 मेंबर उपलब्ध थे, तो वो 162 मेंबर अगर एक दूसरे को जानकारियां देंगे कि हमारे डॉक्टर साहब इस प्रकार से हमको समझाते हैं, घबराना नहीं है, तो ऐसे समय में आप पधार करके हमारा जो मनोबल बढ़ाते हैं और कैसे आपने ट्रीटमेंट करना है, ऐसे आप ऐसे महत्वपूर्ण पद पर आज आप डॉक्टर की सेवा दे रहे हैं, सीनियर रेसिडेंट एम्स दिल्ली में आप कार्यरत हैं, तो ऐसे डॉक्टर का मैं बहुत बहुत स्वागत के साथ में आभार व्यक्त करता हूं। तो आपका पुनः बहुत बहुत आभार। और हमारे संस्था शिरोमणि की सक्रिय जागरूक एवं कर्मठ सह मंत्री, जो जूम मीटिंग के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की संयोजन आप करती हैं, आप एक समयदानी कार्यकर्ता है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आदरणीय कविता जी भंसाली का मैं बहुत बहुत अनंत आभार व्यक्त करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से हर कार्यक्रम को बहुत ही सफल एवं सफल करवा रहे हैं। और पहले आध्यात्मिक कार्यक्रम हो या समणी जी के जो विदेशों में से कार्यक्रम हो या अभी डॉक्टरों के साथ में करे, जो समय के साथ में आप जो संयोजना करती हैं, एक समय निकाल करके समाज को जोड़ने का जो सेतु बांध रही हैं, ऐसे समयदानी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय कविता जी का। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे समय में जब सबका मनोबल टिगमगा रहा है, उस समय में संस्था शिरोमणि महासभा और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अरे मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि पहला चरण बीत गया, दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण का संकट मंडरा रहा है, इन सभी से बचने के लिए अपने चरण अपने घर में ही रखना, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि अपने चरण जहाँ स्थिर होंगे तो कोई बीमारी अपने को नहीं आएगी। और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्टर हमको अच्छी तरह से समझाते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी साहब। यानी कि अगर हमारे चरण स्थिर रहेंगे तभी इस बीमारी के चरण स्थिर हो पाएंगे। बहुत ही अच्छा जी। कल हम फिर जुड़ेंगे एक और विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। ओम अरम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।